हम लोग उपभोक्ता क्षेत्र, अब जो है वो वैसे ही रहेगा। देखो दोस्तों, सही है आवाज? आवाज थोड़ी सही नहीं है और करना आती है तुम्हें सही? बेस बेस थोड़ा कम करो। चलो दोस्तों, अभी थोड़ी सही हुई? बेस थोड़ा कम करो। ओ हीरो, इसको आती होगी। थोड़ी आवाज सुरीली करो यार, आवाज थोड़ी सी। हाँ अभी हुई है। थोड़ा बेस कम कर दो बस, बेस। और जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हाँ भाई, अभी थोड़ी सही है, करते रहो तुम लोग थोड़ा एडजस्ट। देखो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखे थे अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह। इसमें आज हमें बताना है कि उपभोक्ता क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र और बाहरी क्षेत्र का क्या संबंध है, यही बताना था। तो आइए दोस्तों, आज उसी पे बात करते हैं। आपका जो फिगर बना था उसी में आप कंटिन्यू करिएगा। आवाज थोड़ी फट रही है यार, सही करो उसे। उपभोक्ता क्षेत्र, नितेश को बुलाओ, नितेश को। उपभोक्ता क्षेत्र, क्यों फ्रिज के पानी की व्यवस्था भी है क्या यहाँ? जो तुमने कहां से निकाला जी बताओ। अच्छा, मैं सोच रहा तुमने इसके अंदर से निकाला क्या, एसी एसी ठंडा करके दे रहे क्या? देखो, एक है उपभोक्ता क्षेत्र, एक है हमारा उत्पादन क्षेत्र। आवाज सही नहीं है यार, थोड़ी आवाज अच्छी करो यार। और यहां पर हमारा था एक शेष विश्व, मतलब भारत के अलावा पूरी दुनिया, शेष विश्व। तो हम इन तीनों के बीच संबंध देख रहे थे, बाकी हमारा सब कुछ हो गया था। राइट, ध्यान सुनना। आवाज प्रॉब्लम है यार, नितेश को बुलाओ ना। ऑनलाइन भी दिक्कत हो रही, देखो बच्चों को। यार फाटल बांस की तरह आवाज है भैया, झुला हुआ बांस लगाओ यार। देखो दोस्तों, ये हम लोग हैं उपभोक्ता क्षेत्र, ये उत्पादन क्षेत्र और वो बाहरी क्षेत्र। जरा समझना, बहुत सिंपल है। आपके मेरे परिवार से बहुत सारे लोग पूरे विश्व में जॉब करने जाते हैं, काम करने जाते हैं। अरे बोलो, जाते हैं नहीं? तो दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं यहां से यहां मानव बल का निर्यात। मानव बल का निर्यात, एक्सपोर्टिंग मैन पावर, मानव बल का निर्यात। सही बात है। और ये लोग जब यहां पर जाके पैसे कमाते हैं तो ये जाहिर सी बात है अपने भारत में अपने परिवार के सदस्यों के लिए वहां से पैसा भेजते हैं। भेजेंगे कि नहीं? तो जो यहां से ये पैसा कमाएंगे पूरी दुनिया से ये भेजेंगे, और इसको इकोनॉमी की भाषा में कहा जाता है विदेशी। आओ तुम ही पढ़ा लो दोस्तों, इसे कहा जाता है विदेशी प्रेषण। इंग्लिश में कहते हैं फॉरेन रेमिटेंस। देखो दोस्तों, एक शब्द सीखो इकोनॉमिक्स का। जब भी ये वर्ड लिखा हो, रेमिटेंस, प्रेषण, प्रेषण का मतलब होता है कि वो पैसा जो भारतीय लोगों ने विदेश में कमाया हो और हमारे हिंदुस्तान में भेज रहे हो, तो उस पैसे को इकोनॉमिक्स की भाषा में हम लोग कहेंगे विदेशी प्रेषण। क्या बात समझे? तो पारिवारिक क्षेत्र मतलब उपभोक्ता क्षेत्र और शेष विश्व का बस इतना सा संबंध है। हम सभी लोग विदेश में काम करने जाते हैं तो मानव बल का निर्यात होता है, और उसके बदले जो वहां पैसा कमाते हैं वो अपने घर वालों को इंडिया में भेजते हैं, तो उसे कहेंगे विदेशी प्रेषण। सही है ना? इसी तरह से जो उत्पादन क्षेत्र है, जो कंपनीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनका बाहरी क्षेत्र से दो संबंध होता है। अभी आवाज सही करवा रहे हैं ऑनलाइन, चिंता ना करें। दो संबंध होते हैं, जरा देखेंगे क्या। तो सबसे पहला संबंध तो मेरे साथियों ये कि ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं हमारे हिंदुस्तान में जो विदेशों से आयात करते हैं। कोई समस्या? जो विदेशों से क्या करते हैं? आयात। जैसे मान लो मेरी एक कंपनी है इंडिया में ये टीवी बनाने की, तो इस टीवी के लिए मैं बहुत सारे आइटम्स को इंपोर्ट करता हूँ, असेंबल करके टीवी बनाता हूँ। तो एक तो ये हो गया। सही है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जब मैंने आयात किया तो इस आयात के बदले मैं पूरे विश्व में
आ या तो का भुगतान। बोलो हाँ या ना। जब मैंने आयात किया तो इस इंपोर्ट का पेमेंट भी तो करूंगा मैं, तो आयातों का भुगतान। एक तो ये संबंध हो गया कि हमारे इंडिया में उपभोग उत्पादक वहां से पैसा वहां से चीजों का आयात करते हैं और इसके बदले उसे पेमेंट करते हैं। सही है। एक और संबंध होता है, कुछ हमारे देश के ऐसे प्रोड्यूसर्स भी हैं, कुछ ऐसे उत्पादक भी हैं जो यहाँ पर वस्तुएं बनाते हैं और उन वस्तुओं का पूरे विश्व में निर्यात करते हैं। जल्दी बोलो यस। सही है। और जब निर्यात करेंगे तो जाहिर सी बात है वहां से क्या आएगा, पैसा आएगा। दोस्तों जब यहां से पैसा आता है तो इसे हम कहेंगे निर्यात प्राप्तियां। एवरीवन क्या दोस्तों, ये संबंध है हमारे उपभोक्ता क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र और शेष विश्व का। तो दोस्तों यहाँ पर इकोनॉमी पूरे विश्व पूरे देश की खत्म होती है। बस हम लोग आने वाली क्लासेस में यही सब चीजें पढ़ेंगे कि कैसे निर्यात होगा, उससे क्या होगा, कैसे, यही सब चीजें हम लोग देखेंगे। तो इतनी बात सारे लोग समझ गए। सो दैट्स ऑल फॉर द इंट्रोडक्शन एंड दैट्स ऑल फॉर द पहला चैप्टर हमने यहाँ पे खत्म किया। अब दोस्तों कल आप लोगों का इस चैप्टर का टेस्ट होगा और उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा। बोलो चलेगा? सही है। चलो तो दोस्तों आते हैं और जरा नेक्स्ट चैप्टर आज शुरू करते हैं। सबने बना लिया क्या? चलो, ये जो बैठा था वो भी चला गया, अजीब भी चल रहा है। हाँ, जहां भी बनाना हो पसीना पूछ ले यार, रुको, लिए रहोगे। हाँ लिए रहो। क्या हो गया? अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट, नया चैप्टर शुरू करते हैं। बाहर कोई मैनेजमेंट का बैठा हो उसको बुलाओ। कोई देखो बाहर है प्रबंधन की ओर से? कोई भी नहीं है भाई? यहाँ कौन है? कोई नहीं है। क्या मजाक चल रहा है? बुलाओ किसी को। चले चलो दोस्तों आज नया चैप्टर शुरू करते हैं। आज नया चैप्टर शुरू करते हैं दोस्तों, और नए चैप्टर में हम बात करेंगे जरा कुछ बढ़िया से, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो दोस्तों नया चैप्टर क्या है? नए चैप्टर में हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की। किसकी? इन्फ्लेशन। जल्दी करिए आप लोग। हो गया? चलो देखो दोस्तों बात करते हैं, एक नया चैप्टर है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। आइए सीखते हैं। देखो दोस्तों इन्फ्लेशन क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या होता है, बहुत प्यार से सीखना। पुट योर पेन डाउन, क्लोज द नोटबुक्स। बाद में मैं खुद लिखवाऊंगा और आज 9 बजे तक सिर्फ मेरी क्लास होगी। सही है। और इस चैप्टर के हम बहुत हद तक कवर करेंगे इस चैप्टर को। तो आज की क्लास में इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, तो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है ना? देखो अभी किसी को लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। सही है। तो पुट योर पेन डाउन, सिर्फ चुपचाप सुनिए, बाद में मैं लिखवा दूंगा। देखो दोस्तों जब सामान्य कीमत स्तर, देखो एक शब्द होता है, नीतीश आवाज सही करो, एक शब्द होता है जिसे हम लोग कहते हैं सामान्य कीमत स्तर, और एक शब्द होता है जिसे हम लोग कहते हैं कीमत। दोस्तों दोनों में अंतर है, बड़े प्यार से समझना, इकोनॉमिक्स तब समझ में आएगी। एक शब्द है जिसे हम कहते हैं, जिसे मैंने यहां लिखा सामान्य कीमत स्तर, लेकिन एक और शब्द होता है जिसे हम सिंपल कहते हैं कीमत। तो दोस्तों कीमत और सामान्य कीमत, इन दोनों में अंतर समझिए। ऑनलाइन देखिए आवाज सही हो गई क्या? कीमत और सामान्य कीमत, इन दोनों में अंतर समझिए। अब जब मैं बात करता हूं किसी एक वस्तु की कीमत की, जब मैं बात करता हूं इस
मार्कर के कीमत की, तो इसे मैं कहूंगा प्राइस, कीमत। जब मैं बात करूंगा इस शर्ट के प्राइस की, तो इसे मैं कहूंगा कीमत। इस एसी का प्राइस, कीमत। इस टीवी का प्राइस, कीमत। इस कैमरे का प्राइस, कीमत। लेकिन जब मैं बात करूंगा हमारे पूरे हिंदुस्तान में सभी वस्तुओं और सेवाओं की एक औसत कीमत, सभी वस्तुएं और सेवाओं की एक औसत कीमत, इसे मैं इकोनॉमिक्स में कहता हूं सामान्य कीमत स्तर। तो सामान्य कीमत स्तर और कीमत में क्या अंतर है, अब मैं इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलूंगा। जब मैं बात करता हूं व्यष्टि अर्थशास्त्र की, जहां पे एक उपभोक्ता एक उत्पादक, तब मैं बात शब्द यूज करूंगा क्या, कीमत। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं पूरे हिंदुस्तान की, तो मैंने कीमत की जगह क्या वर्ड यूज किया, सामान्य कीमत स्तर। आई होप सामान्य कीमत का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो सामान्य कीमत स्तर का मतलब है, फिर से एक बार, संपूर्ण देश में सभी वस्तुएं और सेवाओं की एक एवरेज प्राइस, औसत कीमत क्या कहलाता है, सामान्य कीमत स्तर। अगर मैं इस एसी, इन बोटल्स, इस शर्ट, इस कैमरे, इस टीवी, मेरी टीचिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को जोड़कर मैं एक औसत निकाल लूं, तो इसे मैं कहूंगा सामान्य कीमत स्तर। अर्थात पूरे देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें, इसे कहते हैं सामान्य कीमत। दोस्तों, जब सामान्य कीमत स्तर लगातार बढ़े एवं जो मुद्रा है, जो मनी है, इसकी क्रय शक्ति, एवं मनी जो मुद्रा है इसकी क्रय शक्ति कम हो, जब ऐसी अवस्था देश में उत्पन्न होती है, तो इसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति। दिस इज कॉल्ड मुद्रास्फीति। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के सहारे और एग्जाम्पल से समझेंगे। पहले मैं 100 रुपए लेकर बाजार जाता था, और जब 100 रुपए लेकर बाजार जाता था तो ये मार्कर खरीद के लाता था। 100 रुपए लेकर बाजार गया और ये मार्कर खरीद के ले आया। लेकिन चूंकि दोस्तों अभी क्या हो रहा है, अभी पूरे हिंदुस्तान में सभी वस्तुएं और सेवाओं की औसतन कीमतों में वृद्धि देखने को मिल रही है। सभी वस्तुओं और सेवाओं की जब औसतन कीमतों में वृद्धि होगी, तो कॉमन सेंस से मुझे बताइए, क्या इस मार्कर की भी कीमत में वृद्धि होगी या नहीं। जब सभी वस्तुओं सेवाओं में वृद्धि होगी, तो इसकी कीमतों में भी वृद्धि होगी। अब जब 100 रुपए का जो मार्कर है, अब मुझे 120, 150, 200, 300, 500, 700, 900, 1000, 1200, 3000, 5000, 7000, लगातार ये बढ़ता जा रहा है। क्या पहला स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया कि जब सामान्य कीमत स्तर लगातार क्या हो, बढ़े। सही है। अब दोस्तों ये बताइए, पहले मैं 100 रुपए लेकर बाजार जाता था, इस मार्कर को खरीद के लाता था, 100 रुपए की बाजार में खरीदने की क्षमता 100 रुपए थी। अब मैं 100 रुपए लेकर बाजार जाऊंगा, क्या इस मार्कर को खरीद पाऊंगा। इसका मतलब 100 रुपए के नोट में बाजार में खरीदने की क्षमता क्या हो गई, कम। क्या सेकंड स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया कि जब मुद्रा की क्रय शक्ति, खरीदने की क्षमता क्या हो जाए, कम। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। बोलो समझ गए। मुद्रास्फीति का मतलब समझ गए। और एक बहुत ही बेहद ही सरल भाषा में बात करी जाए तो मुद्रास्फीति का मतलब है महंगाई। क्या मतलब है, महंगाई। तो मुद्रास्फीति या महंगाई का मतलब है जब सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें औसतन, थोड़ी और बढ़ाइए, औसतन बढ़े और साथ में मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो, कम हो। पहले सही थी, थोड़ी और बढ़ा दो, मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो, कम हो। इसे हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन। सही बात है, पीछे आवाज सही है एकदम ना। मेरे प्यारे साथियों, अब बात करते हैं इसके अंदर थोड़ी सी और टेक्निकल टॉक करेंगे, ध्यान समझना। फिर ये जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, ये उत्पन्न क्यों हो रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्यों आखिर कीमतें बढ़ रही हैं। तो देखो दोस्तों, एक शब्द सीखो, जैसे हम लोग कहते हैं मुद्रा आपूर्ति। मुद्रा आपूर्ति, इसे कहते हैं मनी सप्लाई। और मैं बार बार पूरे चैप्टर में सिर्फ ऐसे बोलूंगा, मनी सप्लाई। दोस्तों MS, इसे बोलते हैं मनी सप्लाई। पहले मनी सप्लाई का मतलब समझो कि मनी सप्लाई होता क्या है, और मुद्रा की आपूर्ति या मुद्रा आपूर्ति कहते किसको है। मनी सप्लाई का मतलब होता है कि इस समय पूरे हिंदुस्तान में टोटल कितनी मुद्रा है, इसे बोलते हैं मुद्रा आपूर्ति। एक लाइन में ही बात होती है बस क्लास में। पूरे इकोनॉमिक्स को इतनी सरल भाषा में बात करेंगे कि हर कॉम्प्लेक्स चीजों का मतलब भी एक ही लाइन में क्लियर होगा। कैसे समझेंगे, व्हाट इज मनी सप्लाई। इस समय पूरे हिंदुस्तान में कुल कितनी मुद्रा है, इसे कहते हैं मुद्रा आपूर्ति। क्या बात समझ गए। लो जी, और सरल भाषा में बात करते हैं। इस समय मेरी जेब में कितना पैसा है, ये मेरी मनी सप्लाई। इस समय आपकी जेब में कितना पैसा है, ये आपकी मनी सप्लाई। इस समय पूरे हिंदुस्तान में कितना पैसा है, ये हिंदुस्तान की मनी सप्लाई। क्या मनी सप्लाई का मतलब सबको पता चल गया। तो मनी सप्लाई का मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड इन द होल कंट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इस समय पूरे देश में कुल कितनी मुद्रा है, इसे कहते हैं मुद्रा आपूर्ति। इज इट ऑल ओके।
अगर हम इकोनॉमी की कोर भाषा में बात करें तो इसी को हम कहते हैं तरलता। इकोनॉमी के कोर शब्दों में बात करें तो इसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी, दैट इज तरलता। तो लिक्विडिटी या तरलता का मतलब हुआ कि इस समय पूरे देश में कुल कितना पैसा है। इज इट ऑल ओके ना? मुझे जरा एक कॉमन सेंस से सारे लोग बात बताना कि अगर मान लो पूरे देश में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, पूरे देश में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, इसका मतलब है जब पूरे देश में बहुत ज्यादा मनी सप्लाई होगी, इसका मतलब पूरे देश में पैसा क्या है। जब पूरे देश में मनी सप्लाई बढ़ेगी, पूरे देश में मनी सप्लाई बढ़ेगी तो आप लोगों की जेबों में पैसा क्या होगा? तो आप लोगों का दिल मांगेगा मोर। अरे बोलो यस। वो तो आज भी मांगता होगा, एक में किसी का मन नहीं भरता। अरे बोलो यस। तो दोस्तों अगर मान लो पूरे देश में मनी सप्लाई ज्यादा है, इसका मतलब पूरे देश के लोगों की जो डिमांड है वो क्या होगी? ज्यादा। तो मैंने इंट्रोडक्शन पहले ही पढ़ा दिया, इसलिए मैं ज्यादा अंदर नहीं घुसूंगा। तो बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट समझे आप? देखो याद करो, फिर से इकोनॉमिक्स सीखो। जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो वहां पे मैं क्या शब्द यूज करूंगा? सिर्फ डिमांड। शाबाश। जब मैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करूंगा तो मैं वर्ड यूज करूंगा डिमांड, मांग। लेकिन जब मैं समष्टि अर्थशास्त्र का यूज कर रहा हूं ये, तो इसमें मैं क्या यूज करूंगा? एग्रीगेट डिमांड, संपूर्ण मांग। संपूर्ण मांग। तो एग्रीगेट इसका मतलब होता है संपूर्ण मांग। इसका मतलब क्या होता है? संपूर्ण मांग, एग्रीगेट डिमांड। तो बार बार मैं इतना ना लिख के सिर्फ एडी लिखूंगा अभी इस चैप्टर में, संपूर्ण मांग। दोस्तों ये बताइए, जब मुद्रा आपूर्ति बहुत ज्यादा होगी, जब मुद्रा आपूर्ति बहुत ज्यादा होगी तो क्या लोगों की जेब में पैसा क्या होगा? ज्यादा। जैसे आज आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खरीदने का मन होता है। आप अपने घर पे पापा मम्मी से कहते हो तो वो कहते हैं बेटा जब कमाना तो खुद खरीद लेना। ऐसा होता है कि नहीं? आपको ये वाली ड्रेस चाहिए, ये वाला मोबाइल फोन चाहिए, ये लैपटॉप चाहिए, ऐसे कई बार होता है। ये जूते चप्पलें चाहिए, ऐसा होता है। लेकिन क्या है कि जब भी पैसा नहीं है तो हम डिमांड नहीं करते। लेकिन जब मनी सप्लाई बहुत ज्यादा होगी देश में तो सभी लोगों की, इमेजिन करो दोस्तों एक ऐसी अवस्था कि जहां पर बहुत सारा पैसा है और सभी लोगों के पास पैसा है और सभी लोग डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जब पूरे हिंदुस्तान के लोग डिमांड बहुत ज्यादा करेंगे तो सारे लोग बताइए क्या सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें, सामान्य कीमतें बढ़ जाएंगी या नहीं? तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन का कारण, एवरीवन, इन्फ्लेशन का कारण। तो किसी भी देश में मुद्रास्फीति, आवाज थोड़ी सी बढ़ा दो यार, नहीं तो ज्यादा चिल्लाना पड़ रहा मुझे। पूरे देश में मुद्रास्फीति के उत्पन्न होने का कारण क्या होता है? क्या होता है? मुद्रा आपूर्ति का अधिक होना या मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। क्या इतनी बात सारे लोग समझ गए? तो जब जब मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी तो इसका मतलब है देश में मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी। बताएं क्या इतनी बात समझ पाए? श्योर? तो देखो दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में जो मुद्रास्फीति है इसको नियंत्रित करने का काम करता है आरबीआई एवं सरकार। तो भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण कौन करता है? आरबीआई और सरकार। सही है दोस्तों। आरबीआई जो नियंत्रण करता है वो करता है मौद्रिक नीति के माध्यम से। एवरीवन किसके द्वारा? अब मुद्रा की डिमांड क्या होगी और प्राइसेस क्या होंगे? कम। तो मनी सप्लाई कम करके मुद्रास्फीति का नियंत्रण किया जा सकता है। तो मुद्रास्फीति क्या होता है सब समझ गए। मुद्रास्फीति कब होती है सब समझ गए। और मुद्रास्फीति का नियंत्रण कौन कौन करता है ये भी समझ गए। कैसे करता है ये भी समझ गए। और किन किन नीतियों के माध्यम से ये भी समझ गए। नीतियां क्या है और कैसे नियंत्रित होगा ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। डोंट वरी। कितनी बात समझ में आ गई? एक और बात समझो, एक और शब्द सिखाता हूं यहाँ पे आप लोगों को।
कि जब आरबीआई और सरकार मिलकर मनी सप्लाई को कम करते हैं और मुद्रास्फीति का नियंत्रण करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को जब मनी सप्लाई का कम जानबूझ के किया जाए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, तो इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में हम कहते हैं विस्फीति। विस्फीति दैट इज डिसइन्फ्लेशन, विस्फीति डिसइन्फ्लेशन। एक और नया शब्द आपको समझ में आया कि मुद्रास्फीति क्या है और विस्फीति क्या है। लो जी, बिल्कुल सिंपल। जब देश में मनी सप्लाई ज्यादा हो और प्राइसेस ज्यादा हो, उसे कहेंगे मुद्रास्फीति, और जब मुद्रास्फीति को मनी सप्लाई कम करके नियंत्रित किया जाए, इसे कहते हैं विस्फीति। इज इट ऑल ओके? सॉल्व। इस पूरे डिस्कशन को मैं पलट दूं, इस पूरे डिस्कशन को अगर मैं पलट दूं, तब मैं इस कॉन्सेप्ट को बोलूंगा डिफ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन का बिल्कुल उल्टा क्या होता है? डिफ्लेशन। अब स्फीति या समटाइम किताबों में अपस्फीति भी लिखा होता है, तो अपस्फीति या अपस्फीति एक ही बात है। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से सुनना। अगर मैं पूछूं कि अपस्फीति होता क्या है, तो आप एक लाइन में मुझे बता सकते हैं कि जब सामान्य कीमत स्तर, जल्दी बोलिए जोर से, जब सामान्य कीमत स्तर, जल्दी बोलिए क्या है? कम नहीं, बोले कह रही ज्यादा कह रही, तो ज्यादा तो यहाँ होगा, कम नहीं। जब सामान्य कीमत स्तर कम नहीं, लगातार कम हो, सही। तो जब सामान्य कीमत स्तर लगातार कम हो, ध्यान समझो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट। यार मान लो जैसे आप कल बाजार गए और आपको टमाटर मिले 30 रुपए किलो, मान लो एग्जांपल, और फिर ओए रुक जा यार, यही करने आई गया पटना। मैंने कहा मान लो 30, कह रहे कैसे मान लो 50 है, देख रहे, देखो कह रहे 80 100, देखो जय टमाटर कट रहे बस। तो उसको अरे एग्जाम्पल दे रहे यार, ध्यान से रहो। अगर आप कल बाजार गए और आपको टमाटर मिले मान लो 30 रुपए किलो, और आज आप जाते हो बाजार और टमाटर मिलते हैं 70 रुपए किलो, तो ये नहीं कहेंगे हाय रब्बा ये तो इन्फ्लेशन आ गया। तो ध्यान से, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब सिर्फ टमाटर की कीमतों से नहीं है। इन्फ्लेशन का मतलब सब्जियों, फलों, दालों, मसालों, पेट्रोलियम, कपड़े, जूते चप्पल, बिजली, तमाम सारी चीजें जब सबकी कीमतें एक साथ बढ़ेंगी, तब उसे हम इन्फ्लेशन कहेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? ऐसे ही दोस्तों और एक बात और साथ में, कि जब कीमतें लगातार बढ़ती जाएं, तो इन्फ्लेशन इसी तरह से लगातार घटती जाए तो डिफ्लेशन। क्या बात समझे? इसलिए जब सामान्य कीमत स्तर क्या हो, बदे कह रही ज्यादा, ऐसे बिल्कुल ही है। तो जब सामान्य कीमत स्तर लगातार क्या हो, कम। और दोस्तों बताइए, जो मुद्रा है, मनी है, इसकी क्रय शक्ति क्या हो जाए? क्रय शक्ति क्या हो जाए? ज्यादा। और हटो नहीं, समझो। पहले मैं 100 रुपए लेकर बाजार जाता था और 100 रुपए में इस मार्कर को खरीद के लाता था, लेकिन अभी पूरे देश में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार कम हो रही हैं, तो मेरे इस मार्कर की भी कीमत कम होगी। बोलो हाँ। जब सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम हो रही हैं, तो मेरे मार्कर की भी कीमत कम होगी। तो जो 100 रुपए का मार्कर था, वो 90, 80, 60, 50, 40, 30, 20, 10 रुपए का मिलने लगा। पहला स्टेटमेंट, सामान्य कीमत स्तर लगातार क्या हुई? कम। क्लियर हो गया? अब जो मार्कर मुझे 100 रुपए का मिलता था, वो चीज मैं सिर्फ 10 रुपए लेकर जाऊंगा और 100 रुपए वाली चीज खरीद के ले आऊंगा, तो बताओ मुद्रा की खरीदने की क्षमता, क्रय शक्ति क्या हुई? बढ़ गई। जब ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है, तो उसे कहते हैं अपस्फीति। मुद्रास्फीति का जस्ट उल्टा। क्या बात समझ गए? और मुझे जल्दी से बताइए, इसके उत्पन्न होने का कारण क्या होगा? जल्दी बताओ, कारण क्या होगा? सारे लोग बताओ। बहुत सिंपल है यार, जल्दी बता दो, टाइम वेस्ट मत करो मेरा। कब होगा? जब देश में मनी सप्लाई, एक आवाज में पूरी क्लास, क्या हो जाए? कम। सही बात है। जब मनी सप्लाई कम होगी, तो लोगों की जेब में पैसा कम होगा, लोगों की डिमांड कम होगी, और प्राइसेस क्या हो रहे होंगे? कम। अब मुझे बताइए, इसका नियंत्रण कौन करेगा? आरबीआई और सरकार। आरबीआई किसके द्वारा और सरकार किसके द्वारा, और कैसे करेगी? मनी सप्लाई को बढ़ाकर। शाबाश। मनी सप्लाई को बढ़ाकर। कोई समस्या? दोस्तों, जब आरबीआई और सरकार मिलकर मनी सप्लाई को देश में बढ़ाए अपनी अपनी नीतियों के माध्यम से, और देश में अपस्फीति को नियंत्रित करे, तो जरा ये बताओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ अपना दिमाग। जब आरबीआई और सरकार मिलकर मनी सप्लाई कम कर रहे थे और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे थे, तो इसे बोलते हैं दोस्तों रिफ्लेशन। इसे बोलते हैं रिफ्लेशन, और हिंदी बोलते हैं प्रत्यव स्फीति। एवरीवन क्या बोलेंगे? प्रत्यव स्फीति। बोलो, क्लियर है? तो देखो, 4 शब्द आप लोगों को समझ में आए कि इन्फ्लेशन क्या होता है, विस्फीति क्या होती है, मतलब इन्फ्लेशन को नियंत्रित करना क्या कहलाएगी? विस्फीति।
और अविस्फीति क्या होती है और प्रत्यविस्फीति क्या होती है। क्या बात समझिए इतनी चार चीजें? अरे बोलो सारे लोग, श्योर है? नाउ दोस्तों हमारे सामने अब दो अवस्थाएं उत्पन्न हुई, एक इन्फ्लेशन एक डिफ्लेशन, एक मुद्रास्फीति एक अविस्फीति। एक ऐसी अवस्था जहां पर सामान्य कीमत स्तर लगातार बढ़ रही है और एक ऐसी अवस्था जहां पर सामान्य कीमत स्तर लगातार कम हो रही है। अब आप मुझे बताएंगे थोड़ा अपना दिमाग की बत्ती जलाकर कि आउट ऑफ दीज टू सिचुएशंस विच इज गुड फॉर द इकोनॉमी, कि ये दो अवस्थाएं हमारे पास हैं, एक मुद्रास्फीति एक अविस्फीति। इन दोनों में एक देश की इकोनॉमी, एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए कौन सी अवस्था अच्छी है? एक में कीमतें बढ़ रही हैं और एक में कीमतें घट रही हैं, तो इन दोनों में कौन सी स्थिति अच्छी है? हैं? बस ऐसे बताइए, पहली या दूसरी? इन दोनों में कौन सी अवस्थाएं अच्छी है? देखो भैया ऑनलाइन थोड़ी आवाज क्लियर नहीं है, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट काम कर रहे हैं। सही हो गया? ठीक है, काम कर रहे हैं। देखो इतनी देर से थोड़ा तो कॉपरेट किया जाता है, अभी एकदम परफेक्ट हो गई। थैंक यू सो मच। अभी बताइए आवाज एकदम परफेक्ट हो गई या नहीं, सो दैट मैं फिर से रिप्लाई, फिर से आप लोगों को एक बार पढ़ा दूं कि मैंने यहाँ क्या पढ़ाया। बहुत देर से आप परेशान हो रहे थे, लेकिन इतने सारे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं तो मैं यहाँ पे खाली पीली खड़ा रहता तो शायद मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अभी आवाज एकदम परफेक्ट है, जल्दी से बताइए सारे लोग, कॉमेंट करिए ओके है वॉइस। चलो दोस्तों देखो मैंने क्या पढ़ाया, आप लोग भी ऑनलाइन थोड़ा एक बार समझ लो। मैंने कहा कि जब सामान्य कीमत स्तर, आप लोग रिवाइज करो जल्दी से, सामान्य कीमत स्तर का मतलब जब सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को एक साथ बात करी जाए तो कहते हैं सामान्य कीमत स्तर, मतलब सभी वस्तुओं और सेवाओं की औसतन कीमतें। जब सामान्य कीमत स्तर अर्थात सभी वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमतें क्या हो, बढ़े, और साथ में मनी जो है, मुद्रा जो है, उसकी खरीदने की क्षमता क्या हो जाए, कम, इसे कहते हैं मुद्रास्फीति। जैसे मेरी ये शर्ट पहले मिलती थी मान लो 500 रुपए की, कितने की? 500। अभी पूरे हिंदुस्तान में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें क्या हुई, बढ़ गई, तो इस शर्ट की भी कीमत क्या होगी, बढ़ेगी। तो जो शर्ट 500 की थी वो 700, 1000, 2000, 3000, 4000 लगातार बढ़ती जा रही है। पहला स्टेटमेंट समझ में आ गया? ऑनलाइन बताओ जल्दी से, पहला स्टेटमेंट समझ में आ गया कि जब सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें, मेरा ये कैमरा, ये डिजिटल बोर्ड, ये मार्कर, ये माइक, ये टीवी, जब इन सब की कीमतें एक साथ बढ़ेंगी तो इसे कहेंगे मुद्रास्फीति। अब दोस्तों ये बताइए ऑनलाइन सभी लोग कि जो चीज 500 की मिल रही थी वो 3-4 हजार की मिलेगी, इसका मतलब मनी में खरीदने की क्षमता क्या हो गई, कम। तो ये लिखा मुद्रा की क्रय शक्ति, खरीदने की क्षमता क्या हो जाए, कम, तो इसे कहते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। फिर मैंने बताया कि मुद्रास्फीति का कारण क्या है, तो मुद्रास्फीति का कारण है जब देश में मनी सप्लाई ज्यादा हो जाए। अब मनी सप्लाई क्या होता, इस समय पूरे देश में कुल कितनी मुद्रा है उसे मनी सप्लाई कहते हैं। इस समय आपकी जेब में आपकी मनी सप्लाई, मेरी जेब में कितना पैसा, मेरी मनी सप्लाई, पूरे देश में कितना पैसा, पूरे देश की मनी सप्लाई। तो जब पूरे देश में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाए तो जाहिर सी बात है लोगों की डिमांड क्या होगी, ज्यादा, और प्राइसेस क्या होंगे, ज्यादा। तो मनी सप्लाई ज्यादा होने के कारण मुद्रास्फीति होता है। अब मुद्रास्फीति को नियंत्रित कौन करता है, तो नियंत्रित करता है आरबीआई, मौद्रिक नीति से, सरकार राजकोषीय नीति से। जब इनको नियंत्रित करेगा कैसे, मनी सप्लाई को कम करके, तो इसे हम बोलेंगे विस्फीति। इस पूरे डिस्कशन का उल्टा जिसे हम कहेंगे अविस्फीति, जब सामान्य कीमत स्तर लगातार कम हो और मुद्रा की क्रय शक्ति, और ऐसा कब होगा, जब देश में मनी सप्लाई क्या होगी, कम होगी। और इसको कंट्रोल आरबीआई सरकार मनी सप्लाई बढ़ा के करेंगे, जैसे बोलेंगे प्रत्यवस्फीति और बोलेंगे रिफ्लेशन। इतनी बात हुई ऑनलाइन। चलिए अब थोड़ा आगे समझते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास दो अवस्थाएं हैं, एक अवस्था है इन्फ्लेशन और एक अवस्था है डिफ्लेशन। इन दोनों में, जल्दी उठा, इन दोनों में कौन सी अवस्था अच्छी है, जल्दी उठा, अरे उठा ले, इंपॉर्टेंट कॉल भी आ सकता है ना, कि आज कोई नहीं है घर में, जल्दी आओ। दोस्तों मान लो तो हमारे पास दो अवस्थाएं हैं, एक इन्फ्लेशन, मौका चूकना नहीं चाहिए है, एक हमारे पास इन्फ्लेशन है और एक डिफ्लेशन है। अब मुझे बताओ इन दोनों में कौन सी अवस्थाएं अच्छी हैं, बताओ कौन सी अवस्था अच्छी है, इन दोनों में कौन सी अवस्था अच्छी है, पहली या दूसरी, पहली या दूसरी, पहली या दूसरी? चलो आओ देखते हैं। दोस्तों बात करते हैं अब एक और बेहतरीन सा टॉक, और हमारा टॉपिक होगा, ये सब मैं आपको लिखवाऊंगा, चिंता नहीं करो। यहाँ देख लो क्या लड़ रहे, वो कह रही पहली, वो कह नहीं दूसरी, वो कह रहे तुम्हारी चुटैया पकड़ लेंगे। अरे रुको, अरे रुक जाओ, यहाँ देखो, तो यहाँ देखो, हम बात करेंगे मुद्रास्फीति एवं अविस्फीति का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। बात करेंगे मुद्रास्फीति एवं अविस्फीति का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, कि आखिर इकोनॉमी पर इन दोनों का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और वहीं से हमें समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में कौन सा अच्छा है और